जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 की। जी हां, मन बहुत ज़्यादा दुखी है और दुखी इस बात से है कि बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। हर स्तर पर, हर राज्य में हर परीक्षाएं लीक हो रही हैं, रद्द हो रही हैं। क्या रीज़न है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है, इस बारे में पता तो नहीं चल पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हैं ऐसे लोग जिन्हें शिक्षा माफिया कहें या इस व्यवस्था के जो जिम्मेदार हैं या इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, वो लोग हैं जो बच्चों के भविष्य को लगातार ख़त्म करना चाह रहे हैं। देखिए, पुलिस में जो भर्ती होते हैं, खासकर जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर तक जितनी वैकेंसी भरी जाती है पुलिस की इन पदों के लिए, 95% लोग जो ऐसे होते हैं वो निम्न परिवार से या मध्यम वर्गीय, जिसे हम लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, ऐसे परिवारों से ये लोग आते हैं। मैं भी बहुत अच्छे परिवार से नहीं हूँ, मेरा भी ताल्लुक़ बहुत अच्छे रईस ख़ानदान से नहीं है। 95% जो लोग होते हैं ऐसी ही जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम देना उनके लिए बहुत कठिन काम है। किसी एग्ज़ाम को देने के लिए आप जब सोचते हैं तो सरकार को तो लगता है कि मैंने फला वैकेंसी निकाली और उसके लिए मैं 400 रुपये फ़ीस ले रहा हूँ। उस 400 रुपये की व्यवस्था करने में बच्चे को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि जब पैसा कोई कमाता नहीं है दूसरों से मांगना, और फिर जब इस तरीके से 20 एग्ज़ाम जब आप देते हैं लाइफ में, तब आपको पैसे की अहमियत पता चल जाती है। 400 रुपये सिर्फ फ़ीस की बात नहीं होती है। बच्चा उसके लिए फ़ीस जमा किया, फॉर्म भरवाया, ऑनलाइन जाके कराया, उसने पैसा लिया, फिर इसके बाद जब परीक्षा देने जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, हर एक तरीके से खर्च होता है। लेकिन ऐसे में जब कोई आयोग, जब कोई भर्ती बोर्ड ये कह देता है कि किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से मुझे ये परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ रही हैं। अरे टेक्निकल रीज़न होता क्या है बताइए? अब कौन से टेक्निकल रीज़न आ रहे हैं? सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर रहा था, सिस्टम आपका हैंग कर रहा था, आपने किस स्तर पर क्या किया जब आप लगातार एग्ज़ाम एक सेंटर पर चल रहा है। जैसे कि अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर, जब बात डिटेल में हो रही है तो कुछ चीज़ें जाननी भी ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में 6 और 7 2 दिन लगातार पेपर निरस्त हो गया। ठीक है, टेक्निकल रीजन की वजह से। गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो 1, 28, 28, 24, 26, 28, 29, 28, 1 लगातार आपके पेपर जो है टेक्निकल रीजन की वजह, एक शिफ्ट में गड़बड़ हो सकता है, 2 शिफ्ट में गड़बड़ हो सकता है, कि सारी शिफ्ट में गड़बड़ होगा। अगर टेक्निकल रीज़न आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो एक शिफ्ट में पता लग जाना चाहिए था ना कि क्यों इस गड़बड़ी आ रही है, कहाँ से गड़बड़ी हो। ये थोड़ी होता है इसमें कि आप बस लगातार पेपर गड़बड़ होते जा रहे हैं। मैं तो जो कहूँ, मैं तो सीधा बोलूँगा लीक। जी हाँ, सीधा बोलूँगा पेपर लीक हो। आंसर की आप इसीलिए जारी नहीं कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग गया था कि पेपर में बहुत बड़े स्तर पर धांधली। यहाँ अच्छा एक बात और बताऊँगा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए अभी जो पेपर निरस्त हुए हैं वो 81 शिफ्ट के 16,185 बच्चे, 81 शिफ्ट के पेपर कैंसिल हुए हैं और 16,185 बच्चों के पेपर निरस्त हो गए हैं। 16,185। तो अब ये 16,185 बच्चों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस स्टेट में तैयारी कर रहे हैं, जिस ज़िले से तैयारी कर रहे हैं, जिस गांव से तैयारी कर रहे हैं, जिस मोहल्ले से तैयारी कर रहे हैं, हर एक बच्चे का यह मुद्दा है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निरस्त हो जाता है, धांधली होती है। एसएससी जीडी निरस्त हो जाता है, बिहार परीक्षा निरस्त हो जाती है, रेलवे की निरस्त हो जाती है, आरओ की निरस्त हो जाती है, पीसीएस की। कितनी परीक्षाएं निरस्त होंगी, कितनी परीक्षाएं लीक होंगी, कोई इसका एक पुख्ता सबूत, कोई इसका एक पुख्ता आप बनाएंगे, कोई नियम बनाएंगे, कुछ ऐसे कड़े प्रबंध लाएंगे जिससे इन लोगों के जो हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं वो कहीं अपने आप को छोड़ें, इस चीज़ को रोकें। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, केवल और केवल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई बच्चा, आप जैसे इन्होंने बता दिया
कि जो 20/2/2024 से और 7/3/2024 तक जितने भी एग्ज़ाम जिन जिन पालियों में हुए थे, एक उनकी लिस्ट निकाल दी और बता दिया कि ये परीक्षा निरस्त कर दी जाती। इतने लोगों की परीक्षा निरस्त हो गई। एग्ज़ाम की डेट बता देते हैं कि अगला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका वो 30 तारीख को होगा, 30 मार्च को। 30 मार्च को एग्ज़ाम। अब आप कैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं, ये आप जानिए। अभी तक जो आपने फॉर्म भरा था, पैसे भरे थे, आप कैसे गए थे, कैसे नहीं गए थे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बस एक नोटिस, टेक्निकल रीज़न, एग्ज़ाम निरस्त, ठीक है। यूपी सरकार ने तो ये कर दिया था कि आपकी जो परीक्षा यूपी पुलिस की निरस्त हुई, उन्होंने कर दिया कि रोडवेज में आपको फ्री में जाना है एग्ज़ाम सेंटर तक, आपको इसके अलावा कोई शुल्क नहीं देनी, आने जाने का सारा खर्च रोडवेज उठाएगा। तो आप भी इस तरह कोई व्यवस्था करिए, इस तरह की कोई व्यवस्था देंगे। बच्चों का जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, मानसिक नुकसान हो रहा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है, इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? अभी मान लीजिए किसी बिजनेसमैन के साथ ये होता तो वो तो एक कोई अच्छा लॉयर हायर करता, सुप्रीम कोर्ट चला जाता, आपके खिलाफ मानहानि हानि पता नहीं क्या क्या मुकदमे लिखाता, सारा कुछ रिकवर कर लेता, सब कुछ सही हो जाता। गरीब हैं, बच्चे हैं, वो जानते हैं कि केवल और केवल मेरे पास ले दे के केवल नौकरी है, उसी के सहारे मुझे अब आप चाहे एक बार निरस्त कराइए, चाहे 10 बार निरस्त कराइए, उनको तो बस नौकरी पाना, हर हालत में पाना है, किसी भी कीमत में पाना है, ठीक है। तो आज का मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दी थी कि किसका नुकसान इसमें। हाँ, एक बहुत अच्छा टॉपिक दिमाग में आ गया कि ये बात सिर्फ 16,185 की नहीं है। जो बच गए हैं, कल फिर परसों फिर एक नया नोटिस आएगा कि इनका टेक्निकल रीजन की वजह से हो गया और आपका किसी और रीजन की वजह से। ओवरऑल ये नुकसान सभी का है, ये लड़ाई सबको लड़नी होगी, एक साथ लड़नी होगी। मेरी आप वीडियो उठा के देख लेंगे, मेरे चैनल पे आप विज़िट करिए। यूपी पुलिस के लिए मैं खुद जब धरना प्रदर्शन हो रहा था, मैं स्वयं जाता था, वीडियो बनाता था, बच्चों से पूछता था क्या दिक्कतें आ रही, क्या परेशानी आ रही। मैं ग्राउंड, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ और क्या दर्द होता है, नौकरी पाने के लिए आदमी क्या क्या करता है, क्या क्या मशक्क़त झेलता है। तो इन सब बातों को लेकर मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, बहुत ज़्यादा दुखी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, अपने सजेशन बताइए। आप मुझसे क्या चाहते हैं, किस तरीके की मदद चाहते हैं, क्या हेल्प चाहते हैं, आप वो भी बताइए। हर तरीके से मैं तैयार हूँ। मैं नौकरी भी करता हूँ, लेकिन ये भी सोचता हूँ कि जो मेरे भाई हैं, मेरे जो भाई से मतलब केवल यही नहीं होता है, रिश्तेदार ही केवल भाई नहीं होते, या जो अपना भाई है वही केवल भाई नहीं होता। भाई मतलब वो भी होता है जिससे आपके विचार मैच कर रहे हैं, या जो आपकी तरह हों। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक बच्चा जो कि एलिजिबल है, नौकरी पाने का हकदार है, उसकी नौकरी लगे और वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। क्योंकि एक बच्चे की नौकरी लगने से, जैसे मान लीजिए 5 लोगों का एक परिवार है, उसमें अगर किसी एक बच्चे की नौकरी लग जाती है तो इन 4 लोगों का भरण पोषण ये एक बच्चा करता है। इसी एक बच्चे पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी टिकी होती है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे जानने में मेरे साथ कई लोग ऐसे भर्ती हुए थे जिनके माँ बाप बूढ़े थे, 2 बहन थी, 1 भाई था। एक बच्चे के पिता मजदूरी करते थे, माँ भी जाती थी घर में बर्तन मांजने, बहन भी पढ़ाई लिखाई करती थी, कपड़े सिलती थी, बहुत सारे ऐसे चीज। जब भाई की नौकरी लग गई, जो पिता थे मजदूरी करना छोड़ दिए, जो माँ थी दूसरों घरों में बर्तन मांजना छोड़ दी, बहनों ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। एक बच्चे की नौकरी लग जाने से परिवार का जो लेवल था वो थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ऊपर आ गया, 2 वक्त की रोटी मिलने। तो इस नौकरी की कीमत क्या होती है, इस वर्दी की कीमत क्या होती है, ये उनसे जाकर पूछिए जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर सच में आपकी ज़रूरत है तो आप लोग इकट्ठे होइए और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए। कुछ आपको करना पड़ेगा। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे पूरे साल निकले जा रहे हैं, 2-2 4-4 साल निकले जा रहे हैं, 10-10 साल निकले जा रहे हैं, परीक्षा हो ही नहीं पा रही है। कैसे होगा सिलेक्शन आपका, कैसे लोग नौकरी पाएंगे? आप तो कह देते हैं ना कि 5 साल बाद ये भर्ती निकली है तो हम सबको 3-3 साल की छूट दिए दे रहे हैं, 3-3 साल की छूट दिए दे रहे हैं।
अब 3 साल की छूट आपने दे दी, जब उस 5 साल बच्चे ने इंतजार किया तो 5 साल पढ़ाई थोड़ी किया कि केवल 5 साल पढ़ता रहा। वो 5 साल पढ़ा थोड़ी ना, वो 5 साल अपने जो परिवार को पालने के लिए वो मजदूरी भी किया, वो जाके भट्ठे पे ईंटें भी ढोया, वो जाके लोगों के वहाँ नालियाँ भी साफ की, वो जाके दूसरों के बच्चों को पढ़ाया भी, वो जाके फैक्ट्रियों में काम भी किया, बहुत कुछ झेला उसने इस 5 सालों में। तो उसकी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी थी वो क्या आप 3 साल एक्स्ट्रा दे देने से उसका पूरा हो जाएगा? नहीं पूरा। आप समय से वैकेंसी निकालिए, समय से भर्ती कराइए, निष्पक्ष तरीके से कराइए, जो डिज़र्व करता है उसको नौकरी मिले, लोगों का विश्वास बने। ये थोड़ी है कि जिसके पास पैसा है वही नौकरी पाएगा। पैसा जिसके पास है केवल वही नौकरी का हकदार है? हकदार वो भी है जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश का बच्चा है, जो पढ़ने में तेज है, जो डिज़र्व करता है, वो भी हकदार है। हकदार वो भी, हकदार सिर्फ पैसे वाला नहीं है। तो आपको अवेयर रहना है, आपको तैयारी करनी है, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप धैर्य बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते। आप किसी, मैंने पहले भी इस वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि आंसर की नहीं आ रही है तो आप परेशान ना हो, आप फिजिकल की तैयारी, क्योंकि बहुत बड़ा अंदर ही अंदर कोई खेल हो रहा था। अब खेल क्या हो रहा था, पहले तो इन्होंने कोशिश की दबाने की सब कुछ कि किसी तरह दब जाए मामला, जब दबा नहीं तब फिर इन्होंने बोला कि टेक्निकल इशू आ गया। चलिए, टेक्निकल इशू आ गया, बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। अब ये 30 मार्च को एग्ज़ाम कराएंगे, एग्ज़ाम के बाद फिर इसके बाद आंसर की सबकी निकालेंगे, आंसर की में फिर बवाल होगा, लोग कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, ऐसा वैसा पूरा गया सब। कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।